गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा BA सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। टॉपिक है हमारा राज्यसभा की शक्तियाँ। कल हमने राज्यसभा के गठन पर चर्चा की थी और हमने ये देखा कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। आज हम देखेंगे राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा क्या कार्य करती है। क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद के व्यवस्थापिका अर्थात संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, वैसे तो देखा जाए कि ज्यादा सभी महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जनहित में कार्य हो अधिक से अधिक, लोक कल्याण कार्य हो अधिक से अधिक, अच्छे कार्य हो, इसलिए द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। तो राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली शक्ति आती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति देखिए स्टूडेंट, विधायी शक्ति के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा के सहयोगी बनकर कार्य करती है। राज्यसभा को सहयोगी सदन के रूप में स्थापित किया गया है। लोकसभा के समान राज्यसभा भी कानून निर्माण में भाग लेती है, विधायी प्रक्रिया में भाग लेती है। अवित्तीय विधेयक अर्थात साधारण विधेयक लोकसभा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा किसी में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां करीब करीब प्राप्त है। यदि कोई बिल लोकसभा में रखा गया है और लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में गया है, तो और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक कहां पर जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर करने के लिए, तब जाकर विधेयक पारित माना जाता है। अर्थात दोनों सदनों के द्वारा 2/3 मत से वो विधेयक पास होना चाहिए। लेकिन यदि साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद है, तो उन मतभेद को सुलझाने के लिए संविधान के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कहने का मतलब यह कि यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक 6 माह तक यदि राज्यसभा पारित नहीं करती है, 6 माह तक विधेयक को वो क्या कर सकती है, विलंबित कर सकती है। राज्यसभा के पास अधिकार है कि 6 माह तक विधेयक को रोक सकती है। और यदि 6 माह के भीतर यदि राज्यसभा ने उस विधेयक को पारित नहीं किया, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसमें
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। यदि साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा व लोकसभा में मतभेद हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। और लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम होने के कारण उस विधेयक का फैसला लोकसभा के पक्ष में किया जाता है। अब तक इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। अब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है कि अब तक इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। पहला है प्रथम बार 1961 में। कब? 1961 में दहेज निषेध विधेयक पर। संयुक्त अधिवेशन प्रथम बार 1961 में दहेज निषेध अधिनियम। किस समय बुलाया गया? कब? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया 1961 में। द्वितीय 1978 में बुलाया गया बैंकिंग सेवा अधिनियम। बैंकिंग सेवा अधिनियम के तहत भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। तीसरा है तृतीय 2003 में। अंतिम बार कब बुलाया गया? 2003 में। आतंकवाद निरोधक कानून अधिनियम। अर्थात कोटा। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय अंतिम बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो यह विधायी शक्ति। दूसरे देखते हैं वित्तीय शक्ति। राज्यसभा की वित्तीय शक्ति
वित्तीय शक्ति। देखिए राज्यसभा को वित्तीय क्षेत्र में, राज्यसभा वित्तीय क्षेत्र में निर्बल है, कमजोर है। इतना ज्यादा अधिकार राज्यसभा को नहीं दिया गया है वित्तीय क्षेत्र में। वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं। वित्त विधेयक वित्त मंत्री रखता है। वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। जब वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं और लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में जाते हैं, तो राज्यसभा केवल वित्त विधेयक को 14 दिन अपने पास रख सकती है। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन अपने पास रख सकती है। 14 दिन के अंदर लोकसभा पास कर दे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, विधेयक पास मान लिया जाता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए चला जाता है। यदि राज्यसभा ने उस वित्त विधेयक में कोई संशोधन दिए हैं, कोई सुझाव दिए हैं, तो उन संशोधनों को मानना, उन सुझावों को मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब यह है कि वित्त विधेयक को केवल राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। इससे ज्यादा राज्यसभा के पास वित्त विधेयक के संबंध में कोई शक्ति ज्यादा नहीं है। नंबर 3, राज्यसभा की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए राज्यसभा और लोकसभा को संविधान संशोधन शक्ति संबंध में समान अधिकार है, समान अधिकार है। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, वो विधेयक तभी पारित माना जाए, तभी संशोधन विधेयक पारित माना जाएगा जब राज्यसभा उसको अपने 2/3 मत से प्रस्ताव पारित कर दे। यदि लोकसभा से पारित होने के बाद वो विधेयक राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा इस विधेयक पर यदि उसको अस्वीकार कर दे तो वो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी रखा जा सकता है और लोकसभा में भी रखा जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन द्वारा उसको 2/3 मत से प्रस्ताव पारित कर दे। एक बात और, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में यदि लोकसभा और राज्यसभा में कोई तनाव और मतभेद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इस संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यदि वो विधेयक दोनों सदनों से, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको अस्वीकार कर देती है, तो वो विधेयक निश्चित रूप से गिर जाएगा, उसको अस्वीकार हो जाएगा। इतिहास में अब तक 3 बार ऐसी स्थिति आई है जहां लोकसभा और राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक संबंधी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हुए हैं। देखिए स्टूडेंट, संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा व लोकसभा
समान अधिकार है। यदि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब राज्यसभा 2/3 मत से 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तो यदि जो विधेयक राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा। इतिहास में 3 बार संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के मध्य तनाव उत्पन्न हुए हैं। पहली बार 1970 में प्रीवी पर्स अधिकारों को समाप्त करने पर, यानी कि 1970 में जब लोकसभा से विशेष अधिकार प्रीपर्स अर्थात विशेष अधिकारों को समाप्त करने का विधेयक जब लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। तो तनाव उत्पन्न हुआ लोकसभा और राज्यसभा के मध्य, हालत हुई राज्यसभा की और ये मांग की जाने लगी कि जनहित में, लोक कल्याण हित में, जबकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जनतंत्र रह रहे हैं, तो किसी एक वर्ग विशेष को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। लोकसभा ने विधेयक को अटकाया, उसको रोका, स्वीकार किया। उस समय राज्यसभा की आलोचना हुई और यहां तक मांग उठने लगी कि जनहित में ऐसे कार्यों को रोका जाता है तो ऐसे सदन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी बार 1978 में 45वां संविधान संशोधन, 1978 में 45वां संविधान संशोधन, लोकसभा ने जब 1978 में 45वें संविधान संशोधन पारित किया तो राज्यसभा ने उसको 5 सुझावों के साथ पारित किया। अब लोकसभा के पास 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या तो उन सुझावों को माने या इस विधेयक को अस्वीकार कर दे। लोकसभा ने इस विधेयक को ही अस्वीकार करना बेहतर समझा। तीसरा 1989 में 64वां व 65वां संशोधन विधेयक, यानी कि 1989 में लोकसभा ने 64वां और 65 अर्थात ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन संबंधी विधेयक 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया तो उसको राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया।
तो ये तनाव के कारण बने और लोकसभा को आलोचना का शिकार होना पड़ा। अगला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों से अर्थात मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को पद से मुक्त नहीं कर सकते हैं। कार्यपालिका को पद से नहीं हटा सकते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये कार्यपालिका संबंधी राज्यसभा की शक्तियां हैं। आगे है राज्यसभा राष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। यानी कि राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। ये भी इसकी शक्तियां कार्य हैं। राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। इसके साथ साथ यदि यदि लोकसभा का विघटन हो गया हो और आपातकाल जैसी कोई समस्या आ गई है, तो आपातकाल का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन कौन करती है? राज्यसभा ही करती है। क्यों करती है? क्योंकि राज्यसभा हमेशा स्थायी सदन है, हमेशा सदन में रहती है। आगे देखते हैं। देखिए, राज्यसभा को कुछ दो महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, विशेष शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी? राज्यसभा की विशेष शक्ति, ये ध्यान रखने वाली बात है। कि विशेष शक्तियां नंबर 1,
अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची राज्य सूची के किसी विषय को राजसूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, यदि राज्यसभा ने राजसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राज्य सरकार कानून नहीं बनाएगी, विधानसभा कानून नहीं बनाएगी। तो ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास है। किसके पास है? राज्यसभा के पास है। दूसरा विषय शक्ति है अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 मत से 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है, किसमें? अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 मत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर उसका स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। तो स्टूडेंट, आज हमने राज्यसभा की शक्तियों कार्य के बारे में चर्चा की। आपको समझ में आया होगा। आप इनको याद रखें, महत्वपूर्ण चीजों को। अनुच्छेद 349 से राज्य सूची विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार विशेष शक्ति है राज्यसभा के पास कर सकती है। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर केंद्र सरकार को अधिकार दे सकती है। तो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।